नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आपको जरूर देना चाहूंगा कि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी कर रहा है, अभी तो बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो उस परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिला। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो एक एनबीएफसी कंपनी है और कंपनी 4 अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी बिजनेस करने जा रहा है। और यहाँ पे कंपनी देखिए इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया वो भी कंपनी का शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। देखिए रिजल्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि 414 से 600 हो गया था, उसके बाद फिर से 414 करोड़ बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी का तो सेल्स कम हो रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये जो कंपनी का सेल्स देखने को मिला है, ये जो सेल्स है वो एक्चुअली कंपनी का जो टोटल फंडिंग है उस पैसे को किसी न किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से कंपनी को डिविडेंड एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। तो वही पैसा कंपनी के सेल्स के हिसाब से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जब कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए सेल्स के बाद कंपनी के एक्सपेंस आप देखेंगे तो एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन कर चुके हैं और एक्सपेंस कंपनी का ना के बराबर है, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है। यहाँ पे तो एक्सपेंस कम होगा क्योंकि सिर्फ ऑफिशियली खर्चा ही होता है, बाकी कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है। तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले है, 330 करोड़ से 668 करोड़ और 294 करोड़। तो इस तरीके से कुछ प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं। अभी देखिए इस कंपनी का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो ग्रोथ है, ईयर में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इस बार 31 करोड़ देखने को मिला है। हाँ, कंपनी अर्निंग पर शेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो इसलिए अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इस कंपनी का सबसे जो इंपॉर्टेंस है कंपनी का बैलेंस शीट। देखिए कंपनी का जो पहले बोरिंग्स था, बोरिंग्स पहले 743 करोड़ था, आज वो बोरिंग्स हटके जीरो हो चुके हैं। और कंपनी की जो रिजर्व था 1,14,000 करोड़, वो आज बढ़ के हो चुके कितना, 1,09,000 करोड़ के आसपास। और देखिए कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, कंपनी के जो इन्वेस्टर इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर एफएसडीएस, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। चाहे देखिए एफएस के पास 21% होल्डिंग था, वो थोड़ा सा कम होकर हो चुके कितना, 19% के आसपास। चलो 19% प्लस एक होल्डिंग है। देश के पास 13.5% होल्डिंग था, वो घट घट के तो छोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्शन देखने को मिला। 0.5 रेशियोज कम होता देखने को मिले। तो देखिए एफएस और डीएस के पास अच्छा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार तरीके से देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी की जो डिलीवरी है, डिलीवरी का अगर परसेंटेज देखूं तो कंपनी इसके ऊपर एक 60 to 68% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे। पहले देखिए यहाँ पे टॉप लेवल में एक रेंज बना, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस था। उसके बाद नीचे यहाँ पे टच किया, यहाँ पे बना एक सपोर्ट, इस सपोर्ट को हम लोग फर्स्ट सपोर्ट कहेंगे। तो उसके बाद देखिए कंपनी रीबैक किया, फिर से हाई किया, इस लेवल को हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस 2। अभी मैं इंतजार कर रहा था जब भी सपोर्ट को टच करेंगे, सपोर्ट जब 2 बनाएंगे तब उस जगह पे मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस 3 तक। तो यहाँ पे सपोर्ट बना, सपोर्ट 2 बना, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके इतना टाइम लगाने के बाद फाइनली वो रेजिस्टेंस 3 तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो एंट्री लेवल से टारगेट तक मिले, तो एटलीस्ट मुझे जो एंट्री से टारगेट तक मिले, तो कितना टारगेट मिला, करीबन 27% के आसपास, और वो भी कितने दिनों में, 84 डेज में। देखिए 84 डेज का मतलब होता है एटलीस्ट 2.5 मंथ। तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आप बोल सकते हैं। 3 मंथ्स में कंपनी 28% का रिटर्न दिया, कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से कम है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो बाकी फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कप तो बन चुके हैं और उसके बाद मुझे एक शोल्डर पैटर्न चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर फिर से एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से राय रखे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े एक एनबीएफसी कंपनी है। और मुझे कुछ बात कमेंट्स के हिसाब से सुनने को मिला, बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कमेंट्स किया कि सर जियो फाइनेंस आ चुके हैं, तो जियो के पास, रिलायंस के पास बहुत सारा पैसा है, तो बजाज फाइनेंस को वो टक्कर देकर एक नंबर बन सकते हैं। देखिए मार्केट है, आपके बात गलत भी मैं नहीं कहूंगा, मगर इतना
आसान नहीं है कि बजाज फाइनेंस को टक्कर देकर नंबर 1 बने, क्योंकि आज तो जियो फाइनेंस मार्केट में अभी भी लिस्टिंग हुआ है, तो उसको बजाज फाइनेंस को ओवरटेक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता दूं, बजाज फाइनेंस कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, एक बड़ा सा ग्रुप है और बजाज के बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी है। तो उनमें से सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो है बजाज फाइनेंस, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को ग्रोथ करता है। जैसे सेल्स के देखिए, 6,500 से 7,700, 9,900, 13,300, तो सेल्स में आपको क्या कमी देखने को मिला है? कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले, और इंटरेस्ट भी कंपनी मेंटेनेंस किए, मतलब पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले हैं। तो उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ मतलब प्रॉफिट किया और आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं। कंपनी के देखिए, एक टाइम एनपीए कितना था? 1.10, और आज एनपीए कितना है? आज एनपीए है मतलब 0.31% के आसपास। तो इसका मतलब एनपीए जो है वो 0.3 के आसपास है। तो 1.10 से लेकर 0.44 से लेकर 0.31, ये तीन अलग मतलब कैटेगरीज के हिसाब से देखिए, क्वार्टर के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी लगातार खुद के एनपीए को कम कर रहा है। तो जो कंपनी खुद की एनपीए को इतना ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं, मार्केट से कंटिन्यूसली पैसा उठा पाते हैं, तो क्या उस कंपनी से डर लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से इस पॉइंट को आपको जरूर देखना चाहिए। बाकी आप एक चीज और भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिले। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली इसी कारण की वजह से बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर्स, हर पॉइंट्स आपको बेस्ट दिखेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी का बोरिंग्स जो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि फाइनेंस कंपनी और बैंक्स में, ये दोनों कंपनीज के अंदर अगर बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ते चले जा रहा है, तो उससे बेस्ट कंपनी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से कंपनी से आप दूर रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा बाकी कंपनी से, शायद मुझे लग रहा है। क्योंकि कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना? शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना, और फाइनली देखिए शोल्डर बनने के बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ था, मगर उस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन नहीं किया। तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा फिर से एक शोल्डर बनने का। अगर इस शोल्डर लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 49,800 करोड़ के आसपास है। तो एक अलग लेवल का कंपनी का मार्केट कैप है। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट हेवी व्हीकल कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक खासियत पॉइंट बता दूं, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट्स है इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर, जिसके ऊपर मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको नेक्स्ट वीक में आपको एक वीडियो मिलेगा जो इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज के बारे में, जहाँ पे मैं जितनी सारी इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है, सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, इन डिटेल्स में चर्चा करूंगा। कौन सा कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला और आगे कितना बढ़ने का दम है, वो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो इंतजार करिए उस वीडियो को देखने के लिए। तो मार्केट कैप जो देखिए कंपनी का 50,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी के देखिए पी रेशियो सस्ते में है, आरओसी आरओई दोनों ही आपको एक रेंज के अंदर देखने को मिले, और डेप्थ ऑफ इक्विटी कंपनी के देखा 3.87 के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिले, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूं तो सेल्स के मामले में कंपनी के सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, पहले कंपनी कंटिन्यूसली लॉस कर रहा था, आज वो धीरे धीरे करके हर क्वार्टर को देखेंगे तो बीट करके आगे बढ़ रहा है। इस बार भी कंपनी दिसंबर का रिजल्ट आने वाला है, तो दिसंबर में भी बताया जा रहा है कि कंपनी इस बार भी अच्छा खासा रिजल्ट करने वाला है। क्यों? देखिए पिछली बार का जो रिजल्ट था ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 1,300 करोड़ के आसपास था, वो अभी कितना बना? 2,300 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला करंट ईयर में, टिल टू मंथ में। तो इसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा दिखेगा। उसके साथ साथ सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सीएजीआर परसेंटेज, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा, जरूर वॉच करिएगा। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं होता, तो उसके लिए मैं बता दूं, कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी जब कोविड के सिचुएशन में था
इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस था ओनली 32 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ पे है? आज 180 के आसपास है। तो 32 रुपीज से 180, मतलब सोचिए कितना बड़ा लंबा एक जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिस पैटर्न के ऊपर मैं एंट्री भी ले चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना है, कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया था, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो जब भी डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हो तो सोचिएगा वहां पे रिटेस्ट करके, इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से वापस जाने का वो कोशिश करेंगे। तो आप अभी क्वेश्चन आएगा, सर बार बार इस लेवल को टच करने के लिए क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए बड़े से बड़े जो इन्वेस्टर है वो जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जब भी कंपनी इस रेंज में आए तो उस जगह पे वो माल उठाना चाहते हैं। इसका मतलब है वो अच्छा खासा होल्डिंग इस लेवल में उठाना चाहते हैं और वहां से वो रिवर्सल करके वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए इस कंपनी के ऊपर। आपका क्या डिसीजन है, आपका क्या ओपिनियन है, वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है माग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड। एक छोटा सा कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर बात करूं तो कंपनी के जो बोनस है उसका अपडेट आ चुके हैं। 5 फरवरी कंपनी 1:4 रेशियो का बोनस देने वाला है। इसका मतलब है हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो जल्दबाजी मत करना, कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करने के लिए सोचना, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है किसी भी कंपनी के ऊपर तो सोच समझकर स्टडी करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।